दुनिया भर में 5 करोड़ से ज़्यादा फॉलोवर, 400 से ज़्यादा आश्रम, 1700 से ज़्यादा बाल संस्कार केंद्र, 36 गुरुकुल, 50 से ज़्यादा बोर्डिंग स्कूल और लगभग 10,000 करोड़ का साम्राज्य। ये सारा साम्राज्य ताश के पत्तों की तरह गिर जाता है जब दिल्ली के कमला नगर थाने में एक जीरो एफआईआर दर्ज होती है। ये जीरो एफआईआर जो शायद भारत के इतिहास में पहली बार दर्ज हो रही थी, उसने ये सब साम्राज्य एक ताश के पत्तों की तरह गिरा दिया और 2013 तक जो सबसे बड़े धर्मगुरु थे भारत के, उनको आज आजीवन कारावास दे दिया। इस पर काफ़ी कंट्रोवर्सीज भी उठी, काफ़ी सवाल जवाब भी उठे, लेकिन वो सच जो हम सबसे छुपाया गया, आपको वो जान लेना चाहिए। 2013 तक भारत में ये सबसे बड़े धर्मगुरु थे। इनके 5 करोड़ से ज़्यादा फॉलोवर्स थे। आम लोग नहीं, एमएलए, एमपी, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री भी इनके कार्यक्रमों में, गवर्नर भी इनके कार्यक्रमों में आते थे। ये सिंध में पैदा हुए और बंटवारे के बाद अहमदाबाद आ जाते हैं। असुमल सिरुमलानी, ये वो नाम है जो बचपन में बुरी संगत में पड़ जाते हैं, लेकिन बाद में एक साधु संत की संगत मिलती है। उसके बाद 1972 में 1972 में मोटेरा में एक अपना पहला आश्रम खोलते हैं। इसके बाद 7-8 साल में 1980 तक आते आते इनकी पॉपुलैरिटी इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि असुमल सिरुमलानी को आसाराम बापू के नाम से जाना जाता है। इसके बाद इनका बड़ा साम्राज्य है जो मैंने आपको पहले भी बताया, 1700 से ज़्यादा बाल संस्कार केंद्र, 400 से ज़्यादा आश्रम, 50 से ज़्यादा बोर्डिंग स्कूल, 10,000 करोड़ का ये साम्राज्य था और एक बड़ा साम्राज्य था जो शायद ही भारत में किसी बिजनेसमैन के भी पास हो। इनकी ख्याति लगातार बढ़ती रहती है और सब कुछ ठीक चल रहा था। इसके बाद 2008 में 10 और 11 साल की 2 बच्चियों की मौत हो जाती है इनके एक आश्रम में, जिसकी इन्वेस्टिगेशन की जाती है। और उस समय गुजरात में नरेंद्र मोदी की सरकार थी जो जस्टिस त्रिवेदी कमीशन भी बिठाती है इन मौत की जो है इन्वेस्टिगेशन के लिए, जिसमें आसाराम बापू और उनके बेटे नारायण साई को क्लीन चिट दे दी जाती है और बताया जाता है कि जो आश्रम था उसकी एडमिनिस्ट्रेशन के लोग ठीक से काम नहीं कर रहे थे, वो जिम्मेदार थे इसके लिए। इसके बाद मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में रामकृष्ण यादव नाम का एक बच्चा, उसकी भी मौत हो जाती है जो आसाराम बापू का ही आश्रम था। उसके बाद इस केस में भी वही चीज़ पाई जाती है जो 10 और 11 साल की उन बच्चियों के केस में पाई जाती थी। जादू टोने के सबूत मिलते हैं, लेकिन हाई प्रोफाइल केस था तो ज़्यादा कुछ होता नहीं, सब कुछ ठीक चलता रहता है। साल 2010 आ जाता है और उसके बाद एक न्यूज़ चैनल इनके ऊपर एक स्टिंग ऑपरेशन करता है। स्टिंग ऑपरेशन में वो एक बाहर से फॉरेनर लड़की लाते हैं और उसके बाद वीडियो में दिखाया जाता है कि वो आसाराम बापू से पूछते हैं कि ये लड़की बाहर कुछ गबन करके आई है, कुछ गलत काम करके आई है और इन्हें आपके आश्रम में रहने की अनुमति दी जाए। इसके बाद उन्हें अनुमति मिल जाती है, लेकिन ये स्टिंग ऑपरेशन बाद में दिल्ली में आकर दिखाया जाता है पूरे भारत में, लेकिन फिर भी कुछ नहीं होता, जैसे तैसे चीज़ें संभल जाती है। अब आता है साल 2013, जब मीडिया में हर तरफ एक रिपोर्ट चलाई जाती है और बताया जाता है कि आसाराम बापू के आश्रमों में से 590 से 595 लड़कियां गायब हैं। कुछ लोग लड़कियां बाहर चली गई, अपने घरों में भाग गई और कुछ अभी भी गायब हैं। इसके बाद इस रिपोर्ट से भी, इस कवरेज से भी ज़्यादा कुछ होता नहीं। इसके बाद आसाराम बापू भी अपने कार्यक्रमों में व्यस्त रहते हैं और उनके एक हरिद्वार के कार्यक्रम में एमपी छिंदवाड़ा के आश्रम की लगभग 90 से 100 लड़कियां आती हैं, जिसमें वो अपनी सेविका शिल्पी से कहते हैं कि उनमें से एक लड़की को उनके लिए तैयार किया जाए। इसके बाद आसाराम बापू अपने एक सेवक को जोधपुर में कहते हैं कार्यक्रम करवाने के लिए। वहाँ से उनकी सेविका शिल्पी उस लड़की को तैयार करने के लिए एमपी के छिंदवाड़ा के आश्रम में चली जाती है। इसके बाद आसाराम बापू का कार्यक्रम जोधपुर में रखा जाता है, 3 दिन का कार्यक्रम जो था 9, 10 और 11 अगस्त को। इसके बाद लड़की की जो एमपी के छिंदवाड़ा के आश्रम में थी, उस लड़की के माता पिता को भी फ़ोन करके बुलाया जाता और कहा जाता है कि उनकी लड़की पर कुछ जादू टोना है और उसका इलाज खुद बापूजी करेंगे। उसके बाद कार्यक्रम में उनके साथ उस लड़की को भी बुला लिया जाता है और माँ बाप को भी बुला लिया जाता है।
आश्रम के बाद उन्हें कहा जाता है कि 15 अगस्त को वो इस लड़के का इलाज करेंगे और वो अकेले में करेंगे। शुरुआती दौर में माता पिता राजी नहीं होते, पिता राजी नहीं होते, लेकिन माँ हामी भर देती है और उसके बाद उस लड़की को जोधपुर के जो एकांत कुटिया है उनकी, जोधपुर से 40 किलोमीटर दूर, उसमें एक कमरे में उनका जो है इलाज के बहाने उसे अकेले लेकर जाया जाता है। इसके बाद बताया जाता है कि वहाँ पर उसके साथ रेप होता है। वो लड़की उस समय कुछ नहीं कहती, लेकिन 2 दिन के बाद वो अपनी माँ को सब कुछ बता देती है। माँ बाप पर आसमान टूट पड़ता है और उसके बाद वो आसाराम बापू के स्टाफ से संपर्क करते हैं और वो चाहते हैं कि आसाराम बापू इस पर खुद उन्हें जवाब दे कि उनकी लड़की के साथ क्या हुआ है। पूरी कोशिश करने के बाद उनका संपर्क आसाराम बापू से नहीं होता और उन्हें पता चलता है कि उनका कार्यक्रम दिल्ली में है। अब वो दिल्ली के कार्यक्रम में अपनी बच्ची के साथ पहुंच जाते हैं और आसाराम बापू से जो संपर्क करने की कोशिश करते हैं, लेकिन पूरी कोशिश करने के बाद भी उनका संपर्क उनके सेवक उनसे नहीं करने देते, उनकी बातचीत उनसे नहीं होने देते और उन्हें उन कार्यक्रम से बाहर निकाल दिया जाता है। 20 अगस्त को दिल्ली के कमला नगर थाने में वो पहुंचते हैं FIR दर्ज कराने। हाई प्रोफाइल केस था, भारत के एक बड़े धर्मगुरु आसाराम बापू का उसमें नाम था। तो चौकी इंचार्ज अपने DCP से पूछते हैं कि इस केस में क्या किया जाए, क्योंकि ये ज्यूरिसडिक्शन एरिया से बाहर का था और जो क्राइम था वो जोधपुर में हुआ था और वो बैठकर बात कर रहे थे इस केस की दिल्ली में। लेकिन DCP उन्हें कहते हैं कि वो 0 FIR दर्ज कर सकते हैं, जो शायद पहली बार हुई थी भारत के इतिहास में। 0 FIR ये होती है कि मान लीजिए आपके ज्यूरिसडिक्शन एरिया से बाहर क्राइम हुआ है, जैसे कि दिल्ली में बैठकर वो ये सब बात कर रहे थे और क्राइम हुआ था जोधपुर में, तो एक 0 FIR दर्ज हो सकती है जो बाद में ट्रांसफर हो जाती है जहां पर क्राइम हुआ है। तो 0 FIR दर्ज हो जाती है और मीडिया में हर तरफ हाहाकार मच जाता है। मीडिया पूरी कवरेज इसे देता है। 21 अगस्त को जहां एक तरफ पूरा मीडिया इस न्यूज़ को कवर कर रहा था, वहीं दूसरी तरफ आसाराम बापू मीडिया के सामने या कहीं पर भी पब्लिक अपीयरेंस नहीं दिखाते। इसके बाद जोधपुर पुलिस हरकत में आती है और वो पूछताछ के लिए कार्रवाई शुरू कर देती है और समन निकाला जाता है कि आसाराम बापू को 29 अगस्त तक पेश होना है। वो पेश नहीं होते, जिसके बाद इधर उधर जहां पर भी जानकारी मिलती है पुलिस दबिश देती है उनकी गिरफ्तारी के लिए। बाद में वो इंदौर के अपने एक आश्रम से उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है और उन पर पोक्सो एक्ट लगाया जाता है। इसके बाद हिम्मत करके सूरत की 2 लड़कियां भी आसाराम बापू और उनके बेटे नारायण साईं पर शोषण का, एक्सप्लॉयटेशन का इल्ज़ाम लगाती हैं, आरोप लगाती हैं। जहां बड़ी बहन एक तरफ कहती है कि 1997 से लेकर 2006 तक आसाराम बापू ने उनका शोषण किया है, वहीं दूसरी तरफ दूसरी बहन आरोप लगाती है कि 2005 से 2006 के बीच आसाराम बापू के बेटे नारायण साईं ने उन पर अत्याचार किए हैं। यही नहीं, इसके बाद नवंबर 2013 को आसाराम बापू के बेटे नारायण साईं को गिरफ्तार कर लिया जाता है। उसके बाद कोर्ट की कार्रवाई शुरू होती है। कृपाल सिंह जो मेन गवाह थे इस केस में आसाराम बापू के अगेंस्ट में, उनकी 2015 में घर से मार्केट जाते हुए गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। इस केस में 9 मेन गवाह होते हैं जिन पर 2013 से लेकर 2015 तक बड़े हमले होते हैं, जिसमें से 2 गवाहों की मौत भी हो जाती है। यही नहीं, आसाराम बापू के फिजिशियन जो इस केस में इन्वॉल्व होते हैं और एक तरीके से गवाह का काम करते हैं, राहुल सचान, वो भी, उन पर भी कोर्ट में पहले तो हमला होता है और उसके बाद वो भी गायब हो जाते हैं रहस्यमयी तरीके से। ये सब कुछ होता है। इस सब के बावजूद आसाराम बापू के बेटे नारायण साईं को 2019 में आजीवन कारावास की सजा मिलती है और उसके बाद आसाराम बापू को भी आजीवन कारावास की सजा मिलती है। ये था वो ऑफिशियल रिकॉर्ड के तहत जो सच आपने सुना। ये सभी कहीं ना कहीं मौजूद है सरकारी रिकॉर्ड्स में या कहीं ना कहीं ऑफिशियल प्लेटफॉर्म्स पर आपको मिल जाएगा। इसके बाद मैं आपको बता दूं कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो और भी चल रही हैं, जैसे कि उनके फॉलोअर्स ये कहते हैं कि आसाराम बापू हिंदू धर्म को बचाने के लिए काफ़ी काम कर रहे थे। वो आदिवासी एरिया में कन्वर्जन को रोक रहे थे जो ईसाई और मुस्लिम्स कर रहे हैं, और हिंदू धर्म में लोगों की वापसी करवा रहे थे। विदेशी ताकतों को ये पसंद नहीं आया और इसलिए उन्हें झूठे केस में फंसाया गया। ये कुछ बातें हैं जो चल रही हैं और ये आपको कहीं ना कहीं देखने और सुनने को मिल जाएंगी, लेकिन हमारी
बात हमारी वीडियो ऑफिशियल रिकॉर्ड और फैक्ट्स पर बेस्ड है। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि अगर कोई भी व्यक्ति अच्छा काम कर रहा है तो उसके लिए उसका क्रेडिट उसे मिलना चाहिए, जैसे कि संस्कार केंद्र चलाना, बोर्डिंग स्कूल चलाना, आश्रम चलाना। लेकिन ये नहीं है कि कोई भी व्यक्ति अगर अच्छा काम कर रहा है तो उसे छूट मिल जानी चाहिए, अगर कोई उसने गलत काम किया है तो उसके लिए उसे सज़ा ना मिले, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। मैं आपको बता दूं कि इसी के सिमिलर एक कहानी आती है, सिर्फ एक बंदा काफ़ी है, जो एक डॉक्यूमेंट्री है। मनोज वाजपेयी उसमें एक्टिंग कर रहे हैं और वो उस एडवोकेट की कर रहे हैं जिसने रियल लाइफ में आसाराम बापू के खिलाफ केस लड़ा था। मैं आपको बता दूं कि इसी के सिमिलर एक डॉक्यूमेंट्री आई है जो G5 पर मौजूद है और 23 जुलाई को रिलीज हुए है, जिसको लेकर भी काफ़ी कंट्रोवर्सी हुई थी और संत आसाराम बापू आश्रम चैरिटेबल ट्रस्ट ने उसके ट्रेलर पर लॉन्च होने के बाद ही उस पर केस दायर कर दिया था। इस डॉक्यूमेंट्री को बताया जा रहा है कि आसाराम बापू को उसी तरीके से प्रेडिक्ट किया गया है और ये उनकी इमेज को गलत दिखाने की कोशिश है, ऐसा आसाराम बापू चैरिटेबल ट्रस्ट ने दावा किया था और उस केस में उन्हें जो है एक तरीके से आरोप उन पर लगाया था। खैर, फिर भी जो बातें हैं, जो सच है, वो आपको पता होना चाहिए और आपको पता होना चाहिए कि ऑफिशियल रिकॉर्ड, स्टैट्स और फैक्ट्स क्या कहते हैं। अगर आप ऐसी कोई कहानी जानना चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद।